हाँ तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साइंस की और अगला टॉपिक लिया हमने प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है इसकी हम बात करें। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना, प्रकाश का अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये 3 टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से एक क्वेश्चन हर परीक्षा में आपको देखने को आसानी से मिल जाएगा। मैं बात करता हूँ प्रकाश के अपवर्तन की। अपवर्तन है क्या? तो सीधी सी बात, इसके लिए पहले आपको कुछ शब्द देखने होंगे। कुछ शब्द क्या क्या हैं तो वो आप देखें। सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा सघन। सघन का मतलब होता है गाढ़ा। गाढ़े का मतलब होता है अणु पास पास, और अपन इसे केमिस्ट्री की भाषा में कह सकते हैं सांद्र, और इसी को अपन कह सकते हैं कंसंट्रेट। सीधी सी बात, मैंने क्या कहा? मैंने कहा सघन का मतलब गाढ़ा, गाढ़ा का मतलब अणु पास पास होंगे, और मैंने कहा अणु पास पास होंगे तो केमिस्ट्री की भाषा में उसे सांद्र कहा जाएगा, और जो सांद्र होता है उसी को कंसंट्रेट कहा जाता है। दूसरी चीज़, एक और शब्द आएगा जिसे हम कहते हैं विरल। विरल का मतलब होगा पतला। पतले का मतलब होगा अणु दूर दूर, और केमिस्ट्री में इसको अपन क्या कहेंगे? तनु, और तनु को अपन क्या कहते हैं? डाइल्यूट। ध्यान देना, मैंने कहा सघन, सघन का मतलब गाढ़ा, गाढ़े का मतलब अणु पास पास, और मैंने ये भी कहा अणु पास पास हैं, इसका मतलब वो कंसंट्रेट होगा, और कंसंट्रेट होगा इसका मतलब उससे हम आसानी से क्या कह सकते हैं? सांद्र कह सकते हैं। विरल मतलब पतला, पतला मतलब अणु दूर दूर होंगे, तनु कह सकते हैं, डाइल्यूट कह सकते हैं। ठीक है, एक ही शब्द है, बस आप इतना सा याद रख लीजिएगा कि सघन बोले तो गाढ़ा और विरल बोले तो पतला। एक चीज़ और मैं वो यहाँ लिख रहा हूँ, सघनता का क्रम। सघनता के क्रम की बात करें तो सीधा सा मैं ये कह सकता हूँ, जो द्रव जितना अधिक गाढ़ा है वो उतना ही अधिक सघन होगा। फिर भी इसके एक क्वेश्चन था, वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कांच, तेल, पानी, हवा। ध्यान दें, सबसे गाढ़ा कौन है? कांच। तो सबसे सघन कौन हुआ? कांच। उससे कम तेल, ऑयल, उससे कम जल, पानी, और उससे कम हवा। तो मैंने कहा अगर मैं बात करूं सबसे गाढ़ा, सबसे सघन इन चारों में से कौन है तो कांच है, और मैं कहूं सबसे विरल कौन है तो हवा है। अब मैं बात करता हूं प्रकाश के अपवर्तन की। प्रकाश का अपवर्तन है क्या? प्रकाश का अपवर्तन। सबसे पहले हम बात करें इसकी परिभाषा, तो परिभाषा क्या है? जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथक्कारी तल पर वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है।
इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैंने क्या लिखा सुनिएगा। जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथक्कारी तल पर वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैंने क्या कहा, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अच्छा, तो इसमें भी लाइन जोड़ सकता था, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह पृथक्कारी तल पर, तो वह पृथक्कारी तल पर अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैंने कहा जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथक्कारी तल पर वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मैं चाहूँ तो ये भी लिख सकता हूँ और कह सकता हूँ कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ तक की बात मैंने की। अब यहाँ दो चीज़ें आती है, एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में। अब वो एक माध्यम क्या था और दूसरा माध्यम क्या था उसको भी समझने की कोशिश करते हैं। ये मैंने कांच की एक पट्टी ले ली और इस कांच की पट्टी पर मैं लिख देता हूँ A, B, C और D। मैं यहाँ लिख दूँ A, B, C, D क्या है, तो एक कांच की प्लेट है, कांच की प्लेट है, और कांच की प्लेट है तो क्या होगा, सघन है। अब मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर ये कांच है तो बात को समझें, इसके ऊपर हवा होगी, हवा है तो विरल होगा, और नीचे भी हवा होगी, और हवा है तो नीचे भी विरल ही होगा। लेकिन ये कांच की प्लेट है तो ये क्या हो सकती है, तो हम कह सकते हैं ये क्या है, ये सघन है। और सघन होने का कारण है क्योंकि ये कांच है। ठीक, मैं यहाँ साथ के साथ लिख भी देता हूँ, ये इसका क्या हो जाएगा, तो ये इसका पृथक्कारी तल होगा, और ये इसका जो हवा को कांच से अलग कर रहा होगा ये भी इसका क्या होगा, पृथक्कारी तल होगा। भाई हवा को कांच से अब पृथक करने वाला तल ही क्या कहलाएगा, पृथक्कारी तल कहलाएगा। तभी तो हमने क्या कहा कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। कहाँ पर, उस बिंदु पर जहाँ से वह एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही थी, और वही जगह क्या थी, पृथक्कारी तल था। अब मैं इसको समझने की कोशिश करूं तो मैं क्या कहूँगा, सुनना मेरी बात को। ये एक किरण आती है, जो किरण आई उसे मैं कह देता हूं आपतित किरण। जो आकर गिरती है उसे आपतित किरण कहते हैं। इसलिए मैंने कहा एक किरण आई जो कौन से माध्यम से आई, विरल माध्यम से आई, और किस पर गिर रही है, कांच की प्लेट पर गिर रही है, आ रही है, इसलिए मैंने उसको नाम दिया आपतित किरण। बात समझना। और इस किरण को मैं नाम भी देना चाहूँ तो इसको मैं एक नाम दे भी देता हूँ, इसका नाम दे देता हूँ PQ। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँ कि PQ किरण क्या है, तो PQ
क्यू किरण क्या है, तो आप कह सकते हैं ये है आपतित किरण। पी क्यू किरण क्या हो जाएगी, तो आप बोल दीजिएगा पी क्यू किरण आपतित किरण है। अब बात करें इसके बीचों बीच में एक खड़ी लाइन डाली जाती है और इस खड़ी लाइन को बोला जाता है नॉर्मल लाइन, और नॉर्मल लाइन को बोलते हैं अभिलंब NN। इसलिए मैं इसको बोल देता हूँ अभिलंब लाइन, नाम हो जाएगा इसका अभिलंब। अभिलंब फर्स्ट। मैं यहाँ क्या लिख देता हूँ कि NN क्या है, तो NN एक अभिलंब है और इसको मैं कह देता हूँ अभिलंब फर्स्ट। अब आपने अभी थोड़ी देर पहले परिभाषा क्या दी कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथककारी तल पर वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। तो सिंपल सी बात है कि ये इसका पृथककारी तल रहा होगा, और ये अगर इसका पृथककारी तल रहा होगा तो सिंपल सी बात मैं कहूँ कि इसे अपने मूल मार्ग से विचलित होना है, तो इसे जाना तो किधर था, तो इसे जाना तो था सीधा सीधा, लेकिन ये सीधी सीधी नहीं जाकर के अपने मूल मार्ग से क्या हो जाती है दोस्तों, तो ये अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। और ये अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है, इसका विचलन होना ही प्रकाश का क्या कहलाता है, अपवर्तन कहलाता है। क्यों? क्योंकि एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में आई है, विरल में से सघन में आई है। तो जो किरण आई उसको भी हम नाम दे देते हैं। इसका नाम क्या है, तो याद रखना आने वाली किरण का नाम था आपतित किरण और इसका नाम है अपवर्तित किरण। अच्छा, इसको भी अपन एक काम कर देते हैं, इसको भी अपन नाम दे देते हैं PQ और इसको नाम दे देते हैं R। तो नाम क्या हो जाएगा, QR किरण। कौन सी किरण है, तो आप बोलना अपवर्तित किरण है। अब बात को समझे, अपवर्तित किरण है। अब वापस ये किस माध्यम तक आकर पहुंच गई, तो याद रखना ये वापस सघन माध्यम के पृथककारी तल पर आ गई। अब इसे वापस विरल माध्यम में जाना होगा, तो फिर वापस यहाँ एक क्या आ जाएगा, तो जब भी माध्यम चेंज करेगा तो यहाँ एक अभिलंब फिर आ जाएगा। इसे नाम दे देते हैं N डैश। तो यहाँ मैं फिर से लिख देता हूँ N डैश क्या है, तो आप बोलना अभिलंब सेकंड। अभिलंब सेकंड में इसको भी नाम दे देता हूँ, इसका नाम हो जाएगा अभिलंब सेकंड। अब बात को समझना, जब ये किरण अब यहाँ से आई विरल माध्यम में से सघन में चली गई, अब सघन में से वापस कहाँ आएगी, तो इसे वापस विरल में जाना होगा, और विरल में जाना होगा तो ये फिर अपने मूल मार्ग से क्या हो जाएगी, ये फिर अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाएगी। और विचलित होकर किधर चली जाएगी, तो इधर चली जाएगी। जो किरण इधर चली गई इसको हम नाम दे देते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा निर्गत किरण। इसका नाम हो जाएगा निर्गत किरण, और इसको हम नाम भी दे देते हैं, तो इसका नाम दिया PQ और इसका नाम RS। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ कि RS क्या है, तो RS निर्गत किरण है। बात को समझने की कोशिश करें, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथककारी तल पर वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। यहाँ तक की बात हमने की और ये चीज़ मैंने पूरी इसमें समझाने की कोशिश भी की। अब एक चीज़ और क्लियर कर देते हैं अपन कि अगर ऐसी कंडीशन रही होगी तो इसमें दो कोण भी बने होंगे। वो कोण कौन कौन से बने होंगे, तो याद रखना, एक कोण तो यहाँ बना होगा
जो कि आपतित किरण ने बनाया होगा इसका नाम है आई। कोण आई, कोण आई किसने बनाया? तो आपतित किरण ने बनाया, इसलिए इसका नाम हो जाएगा आपतन, आपतन कोण। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि कोण आई आपतन कोण। और एक चीज़ साथ के साथ और क्लियर कर लें, एक कोण यहाँ भी बना होगा जिसे हम लिख देते हैं, आर। और आर किसने बनाया? तो ये हम नाम यहाँ लिख देते हैं, किसने बनाया? अपवर्तित किरण ने, इसलिए इसका नाम हो जाएगा अपवर्तन कोण। तो मैं यहाँ लिख दूँ कोण आर क्या है? अपवर्तन कोण। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत आनी चाहिए। फिर भी मैं दोबारा क्लियर करूँ कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम में से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो पृथककारी तल पर वह अपने मूल मार्ग से विचलित हो जाती है। इसे प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। इसके बाद मैंने ये पूरा फोटो में समझाने की कोशिश की कि मैं कहना क्या क्या चाह रहा हूँ। अब आते हैं इसके नियम, अपवर्तन के नियम। सबसे पहला नियम आप देखें, यही समझ लें पहला नियम है क्या, वो देखें। कौन से कलर से अच्छा दिख जाएगा? चलो ऐसे ही दिख लेते हैं। सुने, आपतित किरण ये रही, अपवर्तित किरण ये रही और अभिलंब ये रहा, और तीनों इस एक बिंदु पर मिल रहे हैं। इसलिए पहला नियम भी यही है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होने चाहिए। क्या एक ही तल पर हैं? तो हाँ, एक ही तल पर हैं, तो हम कहते हैं पहला नियम यही है। अपवर्तन के नियम। पहला नियम क्या है अपवर्तन का? तो ध्यान देना, पहला नियम है आपतित किरण, कोमा अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। मैंने कहा पहला नियम क्या है? आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आप देखें, आप देखें आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। क्या तीनों एक ही तल पर हैं? तो हाँ, बिल्कुल एक ही तल पर हैं। और नियम नंबर 2 क्या है? तो वो भी आप साथ के साथ क्लियर कर लो कि जो आपतन कोण की ज्या है वो अपवर्तन कोण की ज्या के बराबर होनी चाहिए। ये नियम दिया था स्नेल ने, इसलिए इसको स्नेल का नियम भी कहते हैं। दूसरा नियम क्या है? तो वह ध्यान दें, साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियतांक है स्नेल का नियम।
अब इसको जब दिया गया तो किसके सापेक्ष दिया गया, म्यू ए जी के सापेक्ष दिया गया, मतलब म्यू बोले तो अपवर्तनांक, म्यू बोले तो अपवर्तनांक किस किस के बीच, ए बोले तो एयर हवा और जी बोले तो ग्लास, मतलब कांच, हवा और कांच के बीच अपवर्तनांक कितना होगा, तो साइन आई अपॉन साइन आर होगा। साइन आई क्या है, तो आपतन कोण का मान है, और साइन आर क्या है, तो याद रखना अपवर्तन कोण का मान है। क्लियर। दो कॉन्सेप्ट और क्लियर कर लेते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में से जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वेग में कमी आ जाती है और वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। बात को समझे मैंने क्या कहा, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में से मतलब पतले में से सघन माध्यम में मतलब गाढ़े में, जब विरल में से सघन में जाएगी मतलब पतले में से गाढ़े में जाएगी तो पक्का उसके वेग में क्या आनी है, कमी आनी है। जब अभी उसके वेग में कमी आएगी तो किधर झुकेगी, अभिलंब की ओर मतलब केंद्र की ओर मतलब नीचे की ओर झुक जाती है। अभी इसको भी समझते हैं, साथ के साथ एक चीज़ और साथ में लिख लेते हैं। जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वेग में कमी आ जाती है और वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरी चीज़, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में से जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो उसके वेग में वृद्धि हो जाती है और वह
अभिलंब से दूर हट जाती है। ध्यान दें, मैंने कहा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल माध्यम में से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, विरल में से सघन में, पतले में से गाढ़े में, तो उसके वेग में डेफिनेट कमी आनी है। तो उसके वेग में कमी आती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। जबकि मैंने जस्ट इसी का उल्टा किया कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम में से विरल माध्यम में जाती है, प्रवेश करती है, तो उसके वेग में वृद्धि हो जाती है और अभिलंब से दूर हट जाती है। मैं इसको भी आपको समझाने की कोशिश करूं। यहाँ देखें आप, मैंने कहा जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम में से सघन माध्यम में प्रवेश करेगी तो विरल में मतलब पतले में आ रही थी, तरीके से डुबोते। तो यहाँ तक तो ये छड़ कौन से माध्यम में आई, तो यहाँ तक तो ये छड़ विरल माध्यम में आई।
अब विरल माध्यम में आने के बाद इस छड़ को क्या करना था, सघन माध्यम में जा रही है ना, तो सघन माध्यम में जा रही थी तो इसका कॉन्सेप्ट ये होना चाहिए था कि इसे सीधा सीधा जाना चाहिए था, लेकिन आपने तो ये कहा है कि विरल में से सघन में जाती है तो वेग में कमी हो जाती है और अभिलंब की ओर झुक जाती है, तो पेंसिल किधर झुक जाएगी, अगर ये अभिलंब लाइन होती तो पेंसिल इधर झुक जाएगी। तो आप एक बात बताओ, ये पेंसिल आपको कैसी दिखाई देगी, तो ये पेंसिल कहीं ना कहीं आपको ऐसी दिखाई देगी। इसलिए मैंने कहा कि आंशिक रूप से पानी में डूबी सीधी छड़ मुड़ी हुई दिखाई देती है। दूसरी चीज और क्लियर करें अपन साथ के साथ ही, नदी का पैंदा या पैंदे पर पड़ा सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इसका भी कारण क्या रहा होगा, क्योंकि एक बात बताओ, आप कहाँ से देख रहे हो, विरल माध्यम में से सिक्का कहाँ पड़ा हुआ है, तो सघन माध्यम में, तो पृथक कार्यतल पर वो अपने मूल मार्ग से क्या हो जाएगी, विचलित हो जाएगी। इसलिए नदी का पैंदा भी कहाँ नजर आएगा, ऊपर नजर आएगा, और पैंदे पर पड़ा सिक्का भी कहाँ नजर आएगा, ऊपर ही नजर आएगा। नंबर 3, नदी में या यूँ कहें पानी में मछली अपनी वास्तविक गहराई से गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देती है। ये भी किसके कारण, मैंने कहा अगर पानी में, नदी में हम मछली को देखें तो वह भी अपनी वास्तविक गहराई से ऊपर उठी हुई दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे भी एक ही कारण था कि प्रकाश के अपवर्तन के कारण आपने कहा कि हर चीज़ उठी हुई दिखाई दे रही है। इसका मतलब पानी में रखी छड़ भी तिरछी दिखाई दे रही है, पानी में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल भी आपको तिरछी दिखाई देगी, नदी के पैंदे पर पड़ा सिक्का भी आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, नदी का पैंदा भी आपको ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, और साथ के साथ मछली भी अपनी गहराई से अपेक्षाकृत ऊपर दिखाई देगी। एक चीज़ और क्लियर करें अपन, रात्रि को तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो रात्रि को तारे जो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तो रात्रि को जो तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं उसके पीछे भी एक कारण है, हम यहाँ बैठ कर देख रहे हैं।
तारे काफ़ी हमसे काफ़ी दूर हैं, रास्ते में वायुमंडल की बहुत सारी परतें आती है, कई माध्यम विरल है तो कई माध्यम सघन है। तो प्रकाश की किरण जो आती होगी वह प्रत्येक विरल और सघन पृथककारी तल पर अपने मूल मार्ग से क्या होती होगी, विचलित होती होगी। तो हमें जो तारे हैं वो कैसे दिखाई देते होंगे, टिमटिमाते हुए दिखाई देते होंगे। एक चीज़ और देखें, सूर्य उदय से कुछ समय पहले, 2 मिनट पहले, सूर्य उदय से कुछ समय पहले और सूर्य अस्त के कुछ समय बाद भी, कुछ समय पहले का मतलब 2 मिनट पहले और कुछ समय बाद का मतलब 2 मिनट बाद तक, क्योंकि इसका टाइम 2 मिनट का ही है। सूर्य उदय के कुछ समय पहले और सूर्य अस्त के कुछ समय बाद भी सूर्य दिखाई देता है। तो याद रखना, सूर्य उदय के कुछ समय पहले और सूर्य अस्त के कुछ समय बाद भी सूर्य दिखाई देता है। तो ये भी किसके कारण दिखाई देता है, तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई देता है। तो थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, रात्रि को तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तो ये भी किसके कारण दिखाई देते हैं, तो ये भी प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही दिखाई देते हैं। एक इसका और है, उससे भी आप देखें। आपने क्या किया, आपने एक गिलास लिया और इस गिलास में आपने जल भर लिया, और जल भरने के बाद इस गिलास में अगर आप एक नींबू डाल देते हैं, एक नींबू डाल देते हैं और इस नींबू को इधर की साइड से देखते हैं, साइड से देखते हैं, साइड से बोले तो पार्श्व देखते हैं, तो ये नींबू भी आपको इसकी आकृति से अपेक्षाकृत बड़ा दिखाई देगा। ये भी किसके कारण, तो याद रखना अपवर्तन के कारण। ये भी किसके कारण दिखाई देगा, तो याद रखना अपवर्तन के कारण। यानी यूँ कह सकते हैं, कांच के पात्र में पानी भरकर उसमें नींबू के बजाय कोई भी वस्तु नींबू डालकर, नींबू रखकर अगर साइड से बोले तो पार्श्व देखा जाए तो नींबू अपनी वास्तविकता से बड़ा दिखाई देता है। मैंने कहा कि अगर हम कांच के गिलास में एक नींबू डाल लें और उस नींबू को साइड से देखें तो वह नींबू भी हमें अपेक्षाकृत कैसा दिखाई देगा, बड़ा दिखाई देगा। एक चीज़ और, अगला इसका
नंबर 6 ये वाला उदाहरण इधर लिखी दिया अपन ने। इसका एक और उदाहरण अपन लेते हैं। अगर अक्षर लिखकर उसके ऊपर कांच की पट्टी स्लेब पट्टी रख दें और फिर अक्षरों को देखें तो अक्षर भी उठे हुए दिखाई देते हैं। इसके पीछे भी वही एक नया कॉन्सेप्ट वही कॉन्सेप्ट आ जाएगा कि हम देख रहे थे विरल माध्यम में से और नीचे कांच था, इसलिए वहाँ आ गया था सघन माध्यम। और जब विरल माध्यम में से सघन माध्यम में देखेंगे, विरल माध्यम में से सघन माध्यम में देखेंगे तो क्या नाम से आपको चीज़ उठी हुई दिखाई देगी। इस तरीके से हम बात करें दोस्तों, ये तो था प्रकाश का अपवर्तन। आगे हम जो बात करेंगे वह है प्रकाश का परावर्तन, ठीक है दोस्तों।